जब अपनों के ही साए से खौफ आने लगे तो इंसान कहाँ जाए। जब इंसान एकदम छोटा हो, जो बचपन से अकेला हो, तन्हा हो, दूसरों के सहारे रह रहा हो, तब इंसान कहाँ जाए। बताना चाहूँगी आज की ये घटना कोई आम घटना नहीं है, बल्कि हमारे ही बीच सभ्य समाज से निकली हुई ये घटना है। समाज के ताने बाने में छिपी एक ऐसी हकीकत है जो आपको अंदर तक झकझोर के रख देगी। उत्तर प्रदेश को सन्न कर देती है ये घटना। जब जब आखिर उस रात घर की चार दीवारी के पीछे क्या होता है, पूरी सच्चाई लोग जानते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं तो मेरा गुरूर बढ़ता है दोस्तों, तब मेरा मोटिवेशन और बढ़ता है। बताना चाहूँगी 2026 का वो दिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का इलाका था। हमेशा की तरह नजाकत और तहजीब का जाना जाता है इलाका चौक थाना क्षेत्र में बसा लाजपत नगर एक ऐसा इलाका है जहां पढ़े लिखे और संपन्न लोग रहते हैं। सुबह के लोग चाय पीते हैं अपनी बाउंड्री में और टहलते हैं पार्कों में। शाम को लोग नाश्ता करते हैं और एक दूसरे के साथ दुआ सलाम करके पार्कों में टहल करके जा करके अपने घर में फिर चाय पीते हैं। परिवार और एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होने वाला समाज बाहर से देखने में कितना खोखला है, कितना अच्छा है, अंदर से कितना खोखला है। बताते हैं कि लखनऊ के लाजपत नगर की ये तस्वीर किसी भी आदर्श मोहल्ले जैसी लगती है। सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां, रोजमर्रा की जिंदगी, भाग दौड़ के बीच सब कुछ शांत शांत सामान्य सामान्य नजर आता। लेकिन इसी बीच शांत मोहल्ले के बीच एक ऐसा भी घर था जिसकी दीवारें चीखती थी। लेकिन वो चीख कहते नहीं, दीवारों के कान होते हैं, लेकिन उनकी दीवारों में कान नहीं थे। वो दीवारें चीखती थी गहरे दर्द को, अपने अंदर समेटे हुई थी वो दर्द, एक ऐसा दर्द जिसको जिनकी चीखों को कोई सुन नहीं पाता था। दोस्तों, इस कहानी के केंद्र में एक ऐसा परिवार है जिसे लोग बहुत इज्जत देते हैं। किसी के ऊपर वो हावी हो जाता है, यहाँ तक कि एसपी डीएसपी पे भी हावी हो जाता है। वो कौन है? काला कोट, सफेद कोट, पेटीकोट, तीन कोटों से बचने के लिए चाणक्य भी कहते हैं। बताया जाता है एक होते हैं वकील साहब भीषम खरबंदा, पेशा इनका नंबर 1 का सफेद, लेकिन अंदर से काले। कहते हैं अदालत के गलियारे में उनका रसूख था, खासा नाम था। वकील होने के नाते समाज में बहुत बड़ा ही सम्मान था। कानून के जानकार थे, बहुत सारे मुकदमे लड़ते थे और सबको जीत देते थे। दाव पेच की परेशानियों से उलझ करके इस तरह से वो इतना बड़ा पाप कर बैठते हैं, आज वो सलाखों के पीछे हैं। कहते हैं कि कानूनी सलाह देते देते उनको नहीं पता चला कि वो कितने बड़े पापी बन बैठे हैं। उनकी पहली शादी 2020 में होती है। स्वाति नाम की लड़की होती है, खासी सुलझी शांत होती है, लेकिन चेहरा कुछ मायने नहीं रखता है, जो कि चेहरा होता ही नहीं है खास। भीषम खरबंदा को वो औरत शुरू से पसंद नहीं थी। भीषम खरबंदा हमेशा उसके ऊपर अत्याचार करते हैं। ये बातें निकल के आई हैं जब रिपोर्टर वहां पे जाता है भीषम खरबंदा की सास के मुंह से और साली के मुंह से। कहते हैं अपनी एक खास पहचान बना चुकी थी, क्योंकि ये स्वाति इतनी ज़्यादा शांत थी और इतना ज़्यादा दर्द अंदर समेटे हुई थी। स्वभाव इतना अच्छा था कि जो भी उनसे मिलता उनका दास हो जाता, उनका मुरीद हो जाता। शादी के कुछ समय बाद आंगन में एक नन्हे मेहमान की किलकारी गूंजी। इस बच्चे का नाम रखा गया गुग्गू, यानी अर्नव। अर्नव के बारे में बताते हैं हम आगे चल करके। पहले सुनिए। अर्नव के आने से मानो घर में खुशियां छा गई, खुशियों का सैलाब आ गया। हर तरफ हंसी उल्लास का माहौल था। कहते खुशियां तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। नसीब के आगे सबको मत्था फोड़ना ही पड़ता है। नियत ने कुछ और तय कर रखा था। जब अर्नव बहुत ही छोटा था तभी उसकी मां स्वाति को गंभीर बीमारी यानी हार्ट अटैक की हो जाती है और वो मर जाती हैं। लेकिन नानी का कहना है कि उसको बहुत मारा गया था, पीटा गया था, सताया गया था, क्योंकि भीषम खरबंदा ने उसे कभी पसंद ही नहीं किया था। इलाज भी टाइम से नहीं मिला था। लेकिन भीषम खरबंदा कहते हैं बहुत इलाज करवाया, बड़े बड़े डॉक्टरों के चक्कर काटे, लेकिन किसी ने कोई काम नहीं किया। स्वाति के ऊपर किसी की दुआ काम नहीं आई और वो दुनिया को अलविदा कह करके एक हंसता खेलता परिवार अचानक बिखर जाता है। अर्नव जब कभी बहुत छोटा था अपनी माँ के आंचल से हमेशा के लिए दूर हो जाता है। अर्नव अकेला तन्हा, कोई प्यार करने वाला नहीं, कोई उपटन लगाने वाला नहीं, कोई दूध पिलाने वाला नहीं। दोस्तों, ऐसे में अर्नव के ननिहाल वाले यानी उन्नाव जिले के शुक्लागंज में रहने वाली नानी सुधा कश्यप, उसकी मौसी काजल,
फोटो पहले मैंने मौसी का लगा दिया, आपने देखा होगा। एक बहुत बड़ा भावुक फैसला लेती हैं। उन्होंने सोचा कि माँ के बिना बच्चा शहर में कैसे रहेगा, सूनेपुन में कैसे पलेगा, उसकी माँ की ममता कौन देगा। इसलिए अर्नव को अपने साथ अपने गांव शुक्लागंज ले आए। शुक्लागंज में वो देहाती खुला माहौल, जहाँ कच्चे पक्के मकान होते हैं, बीच में एक अलग ही अपनापन होता है, वहाँ अर्नव को किसी राजकुमार की तरह पाला गया। वहाँ के लोग बताते हैं कि नानी के घर में अर्नव के पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। पूरा मोहल्ला उस मासूम से प्यार करता था। दोस्तों, मुझे बताते बताते रोना आता कि इतना छोटा सा 4 साल का बच्चा कितना दर्द सहता है। अरे कपड़े पे प्रेस करते हो तो कपड़ा सीधा हो जाता, जल जाता। बच्चे की पीठ पे प्रेस किया तुम लोगों ने। दोस्तों, आगे जानेंगे आप कि उस बच्चे ने क्या क्या दर्द सहा। नानी के हाथों की रोटियां, मौसी के हाथों की लोरियां, माँ की कभी महसूस कमी नहीं हुई। कहते पूरे घर में चहकता रहता था, मामा के कंधों पर घूमता रहता था। घूमना, बेफिक्र होकर हंसना, यही उसकी एक दुनिया बन गई थी। मानो उसे पूरे परिवार की जान और उसके कभी एक खरोच तक नहीं आने दी गई। वहाँ का सामाजिक ताना बाना कुछ ऐसा था कि एक माँ के बिना बच्चों को सबने अपना मान लिया था। इधर दूसरी तरफ लखनऊ में भीषम की जिंदगी आगे बढ़ी जा रही थी। स्वाति के जाने के बाद वो अकेला पड़ गया था। समाज और परिवार की सहमति से अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ देने का फैसला क्या किया। उन्हें रागिनी से पहले ही प्यार था, पहले से वो जानते थे रागिनी को, ये उनकी नानी ने बताया। एक रागिनी नाम की एक महिला से दूसरी शादी कर लेते हैं, बताया कि दूसरी शादी कर लेते, लेकिन स्वाति के आने के पहले से रागिनी से वो प्यार करते थे। रागिनी की दूसरी शादी थी। कहते रागिनी की भी शादी कहीं हो गई थी और एक खरबंदा, भीषम खरबंदा, अपने दिल में प्यार छुपा करके बैठा था। कहते हैं रागिनी खरबंदा का भी तलाक हो चुका था। उसकी पहले से एक बेटी थी। रागिनी उसी घर में अपना एक ब्यूटी पार्लर आकर के चलाने लगती शादी के बाद। लोगों का आना जाना लगा रहता था। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन फिर समय के साथ भीषम को लगा कि उनके बेटे को उनके साथ रहना चाहिए। एक पिता होने के नाते उनके अंदर ये भावना जागी कि समाज क्या कहेगा, उनका बेटा किसी और से पल रहा है, पंचायत रिश्तेदार भी यही कह रहे हैं। आखिर खून तो खून होता है, अपने पिता के साए में रहना चाहिए। भीषम ने अपने बेटे की कस्टडी पाने के लिए कानून का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि उन्होंने नानी से मांगा था, यानी अपनी सास सुधा कश्यप से कहा कि मेरा बेटा दे दीजिए, तो उन लोगों ने साफ मना कर दिया था। उन्होंने परमानेंट के लिए कहा था कि हम बेटा नहीं देंगे। अब ये बहुत ज़्यादा 3-4 बार गए, लड़ाइयाँ हुई, झगड़ा हुई, इन्होंने कोर्ट में केस दायर कर दिया। क्योंकि वकील थे, पैसा ज़्यादा था, तो इन लोगों ने सोचा चलो कोर्ट के थ्रू बस बहुत जल्दी, बस 3-4 सुनवाई में, कानून की नज़र में एक पिता का अधिकार होता, तो सुनवाई ज्यादा नहीं हुई और बहुत मजबूत पक्ष रखते हुए अदालत ने सारे तथ्यों को देखते हुए फैसला भीषम सरबंदा के उसमें अंडर में सुना करके बच्चे की कस्टडी सौंप दी। ये फैसला ननिहाल वालों के लिए किसी पहाड़ टूटने जैसा था। शुक्लागंज का वो घर जहां अर्नव की हंसी गूंजती थी, वहां अचानक से मातम छा जाता। नानी और मौसी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उनका लाडला उनसे दूर जा रहा था। कानून के आगे वो बहुत ज्यादा बेबस थी। लगभग 5 महीने के पहले अर्नव को शुक्लागंज से उसे लाया गया था। खुले प्यार भरे आंगन से विदा लेकर लखनऊ उनकी ऊंची और अनजान दीवारों के बीच आना पड़ा। फ्लैट में, जहां बाग में खेत में दौड़ने वाला लड़का फ्लैट में बंद हो जाता है। विदाई के वक्त गांव के लोग भी रोए थे अर्नव के, सबकी आंखें नम थी। ननिहाल वालों ने रोते हुए उसे विदा किया, लेकिन उन्होंने अपने दिल की यह कहकर तसल्ली दी कि शायद पिता के पास भविष्य बनेगा, दोस्तों सुरक्षित और उज्जवल होगा। लेकिन लखनऊ आने के बाद उस मासूम की दुनिया जैसे पूरी तरह से वीरान हो गई। जब भी ननिहाल वाले उससे मिलने आते तो वो उस चंचल बच्चे को ढूंढते जो कभी घर में पूरे बेखौफ होकर दौड़ता। लेकिन अब अर्नव एक कोने में सहमा हुआ, डरा हुआ बैठा रहता था। उसकी आंखें जमीन की तरफ झुकी रहती थी, जैसे कुछ बहुत भारी बोझ उसके नन्हे कंधों पर रख दिया गया है। ऐसे वो आंखें जैसे कोई अनकही कहानी बयां करना चाहती, लेकिन उसके होंठों से अजीब सी खामोशी छाई रहती है। भीषण गर्मी में मौसम में भी उसे हमेशा पूरी बाह का स्वेटर, कंटोप, मंकी कैप, मोटे मोटे मोजे ढककर रखा जाता था। ऐसा क्यों, आप जानेंगे आगे चल करके। जब नानी सुधा मौसी काजल इसके बारे में पूछा तो बोला कि सर्दी है, सर्दी लगी हुई है, बुखार है, इसलिए इसको हमने बीमारी के डर से इसको स्वेटर पहना रखा, गर्मी में स्वेटर। कभी कहा जाता उसे बुखार है, कभी कहा जाता उसको कुछ है, कभी कुछ है। अब ननिहाल वाले मजबूरी में समाज के लिहाज के कारण चुप हो जाते, क्योंकि कोर्ट ने फैसला सौंपा था, वो कुछ कर भी तो नहीं सकते थे।
इस तरह से पारिवारिक मामले में पढ़कर रिश्ते खराब भी नहीं करना चाहती थी। सुधा चुपचाप लौट आती थी, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी दिल में तड़प उनके रहती थी। उनकी उनके मतलब आंखों से आंसू निकल जाता था कि मेरा गुग्गू खुश था, मेरे पास हंसता था, चंचल था। आज मेरा गुग्गू एकदम चुपचाप बिल्कुल चुप सा हो गया है, खामोश हो गया है। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके बंद दरवाजे के पीछे गुग्गू के स्वेटर के पीछे क्या हो रहा है, मंकी कैप के पीछे क्या हो है, नन्ही जान को किस खौफनाक दौर से गुजरना पड़ रहा है, क्या दर्द सह रहा है। एक ऐसा दौर जो किसी भी इंसान की रूह कपा दे। और फिर वो मनहूस शाम आई जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। गुरुवार 12 मार्च 2026 शाम का वक्त था। लाजपत नगर की सड़कों पर हल्की चहल पहल थी। लोग अपने कामों में लौट रहे थे। भीषम किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे। घर में सिर्फ रागनी थी, वो नन्हा बच्चा अकेले था। अचानक भीषम के फोन की घंटी बजती। फोन रागनी का था। दूसरी तरफ उसकी घबराई हुई आवाज थी। उसने बताया कि बच्चा बाथरूम में गिर गया और उसे बहुत गहरी चोट आई है, बेहोश पड़ा है। ये सुनते ही भीषम के पैरों के तले जमीन खिसक जाती। वे भागे भागे घर पहुंचते हैं। बच्चों को बेसुध हालत में देखकर उसे लेकर सीधे पास के अस्पताल पहुंचते हैं। अस्पताल में पहुंचने से पहले देर हो चुकी थी। नन्ही सी जान निकल चुका था, बड़े लंबे सफर के लिए शायद जा चुका था, जहां पूरी जिंदगी पड़ी थी। क्या क्या सपने थे, क्या क्या करता, क्या क्या सुख उठाता, समाज के लिए कुछ करता। जहां छोटी सी 4 साल की नन्ही जान 6 महीने के अंदर अंदर चल पड़ी थी। कहते हैं शुरुआत में घर वालों की तरफ से इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा बताया गया। कहा गया कि वो बेबस फिसल गया है, लेकिन जब अस्पताल के मेडिकल स्टाफ ने बच्चे के शरीर की जांच की तो उन्हें चेहरे का रंग उग गया और वो मौजूद हर शख्स सन्न हो गया। बच्चे की हालत देखकर ये साफ लग रहा था कि ये कोई मामूली हादसा नहीं है, सीढ़ियों से गिरने की घटना नहीं। उसे छोटे शरीर पर कई गहरे घाव, भयानक निशान, ऐसे गहरे घाव, भयानक निशान थे जो कि बता रहे थे कि उसे किसी कदर यातनाओं से गुजरना पड़ा होगा। वो निशान गवाही दे रहे थे कि पिछले कई महीनों से उसे बंद रखा जाता है, उसने क्या क्या बर्दाश्त किया हुआ होगा। अस्पताल प्रशासन ने तुरंत पुलिस को फोन किया, इस मामले की जानकारी दी। पुलिस सबसे मौके पर पहुंची तो हालात देखकर वो भी समझ गए कि दाल में बहुत कुछ काला है। 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जब वो पोस्टमार्टम सामने आई तो उसने कानून के रखवालों को भी अंदर तक हिला करके रख दिया। मैं उन चोटों का बहुत विस्तार से वर्णन नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हल्का हल्का मैं आपको बताना चाहूँगी। खाल ऊपर से जली हुई थी, खाल ऊपर से मारी गई थी। बेलन यानी लकड़ी के चोट उस पे थे, बताया जाता तार के चोट थे, उसको पतले पतले तार से बांध दिया जाता था। कहते हैं कि और भी बहुत कुछ, सर में बहुत सारी चोटें थी, घाव थे, कहीं फूला था, कहीं सूजा था। एक पैर में खाल ऊपर से निकली थी और अंदर का मांस ऊपर को फूला हुआ था। मतलब पूरी तरह से उस बच्चे को इस तरह से दिल दहला करके गरम गरम कहते तावा, उसके जो बैक है, बैक बच्चे के हिप में कहा जाता है कि पूरी तरह से खाल निकली हुई थी और मांस काला पड़ा हुआ था। यानी कि बताया जाता है कि तावे को, जैसे कोई तावा गरम करके उस बच्चे को जबरदस्ती उस पर बिठाया जाता था। उसकी मानसिक स्थिति को एकदम खत्म कर दिया गया था। उसका मानसिक स्थिति काम नहीं करती थी। इतना भय खा गया था वो बच्चा, इतना भय खा गया था कि धीरे धीरे अंदर अंदर कमजोर हो गया था। चलता था तो हिलता था और ज्यादा तेज चलता था तो गिर पड़ता था। सीढ़ियां न चढ़ पाता था। और कहाँ पूरे गांव में दौड़ने वाला अर्नो ना तो अब सीढ़ियां चढ़ पाता था, ना तो सीढ़ियों पे उतर जा पाता था, ना तो अपने आप लैट्रिन को, अब वो लैट्रिन को भी नहीं बता पाता था कि मुझे लैट्रिन जाना है। दोस्तों कहते हैं कि इस तरह की बातें नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि उस मासूम के शरीर पे 1 या 2 नहीं बल्कि अनगिनत घाव थे। इंसानियत को शर्मसार कर दे। शरीर के हर हिस्से पर अमानवीय प्रताड़ना के निशान थे। कुछ ऐसे निशान जिसे देख करके लगता था कि उसके साथ बहुत क्रूरता पेश की गई है। कुछ घाव पुराने थे, कुछ भर रहे थे, कुछ नए थे, कुछ बिल्कुल ताजे थे। उसकी हड्डियां अपनी जगह पर नहीं थी। सारी हड्डियां एक जगह से हट करके दूसरे जगह हट चुकी थी। कहते हैं कि अपनी जगह पर मौत का सबसे बड़ा कारण उसके सिर पर लगी हुई एक चोट था, बहुत गहरी चोट। उस नन्ही से जान के गहरे सदमे में चले जाना, यानी दिमाग पे जो चोट लगी थी उससे वो इंसान, लड़का, उसका दिमाग काम नहीं करता था। बताया गया ये खबर जब उन्नाव के शुक्लागंज पहुंची तो वहां जैसे कोहराम मच गया। नानी सुधा कश्यप और मौसी काजल रोते बिलखते बदहवास हालत में, मिस्र तो सुनाया ही नहीं जा रहा, बदहवास हालत में लखनऊ पहुंची हैं। अर्णव के शरीर को देखकर उनका जो हाल था, नानी बेहोश हो जाती हैं, मामा विक्षिप्त हो जाते हैं, मौसी के रो रो के बुरा हाल था।
कोई बोल नहीं रहा था। हाय बच्चा सब चिल्ला रहे थे। उन्होंने राजाओं की तरह पाला था उस बच्चे को, कभी तेज धूप तक नहीं लगने दी थी। आज इस हालत में उनके सामने बेजान पड़ा था। नानी और मौसी ने अपने आंसुओं के बीच पुलिस के सामने वो सारे राज खोल दिए जो अब तक समाज के डर से दबे हुए थे। उन्होंने बताया कि कैसे उस बच्चे को धीरे धीरे एक सोची समझी साजिश के तहत प्रताड़ित किया जा रहा था। ननिहाल वालों ने पुलिस के सामने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कारणों की मानने के जाने के बाद जो संपत्ति या पारिवारिक अधिकार थे उन्हें हमने रास्ते के कांटे को हटाने के लिए ही पूरी भयानक साजिश सजी गई है। जबकि मैंने पहले ही कह दिया था अर्नो यहीं रहेगा, अर्नो को हम हिस्सा भी देंगे और अर्नो को हम जिंदगी भी बनाएंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे। लेकिन इन लोगों को डर इतना था कि हमारे फ्लैट में और हमारे और दूसरी संपत्ति में हिस्सा ना ले ले, क्योंकि जब से इस महिला के लड़का हुआ था, पहले से ये लड़की लेके आई थी, लड़का हुआ था तब से ये अर्नो से डर गई थी। कहते हैं कि उसके शरीर पे मौजूद शारीरिक मानसिक यातनाओं के निशानों को महीनों तक छुपाया गया था, स्वेटर पहना पहना के। दूसरी तरफ जब नानी फ़ोन करती तो वीडियो कॉल नहीं करवाया जाता। वीडियो कॉल करने के टाइम कहते कि नेट नहीं है, कभी कहते अर्नो बाहर गया है, कभी कहते अर्नो सो रहा है, कभी कहते अर्नो को बुखार है। जब वो खुद आकर के मिलते थे तो उनको जब दरवाज़ा खटखटाते तो बताया जाता था, तो कमरे में उसको लिटा दिया जाता था, ऊपर से चद्दर उड़ा दिया जाती थी। उसको इतना मार के दबाव बनाया जाता था कि कोई आया है तो तुम्हें बोलना नहीं, आँख खोलना नहीं है, सोने का ड्रामा करना है। दोस्तों, रागिनी और उसके मायके वाले से पूछताछ हुई तो उन्होंने अपने सारे आरोपों को झूठ बताया। बोला रागिनी सौतेली मम्मी है। मौसी ने बताया इसलिए लोग ड्रामा कर रहे हैं। अर्नो पैदाशी रूप से बहुत कमज़ोर बच्चा था। तो वीडियो जो बना रहा था, मतलब एक पत्रकार, उसने पूछा कि फिर अगर कमज़ोर था तो दुनिया में सब चीज़ का इलाज है, तुमने इलाज क्यों नहीं करवाया? क्योंकि तुम्हारे घर में पैसे की कमी नहीं, तुम्हारे घर में सब मोटे ताजे, अर्नो क्यों खाली अर्नो ही कमज़ोर था? उस पर उन्होंने कोई बयान नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये माँ को पड़ा था, माँ भी कमज़ोर थी, माँ भी ऐसे ही चलने में डरती थी, चल नहीं पाती थी, उठ नहीं पाती थी, और इसी तरह से ये था। उसे कई तरह की शारीरिक दिक्कतें थी और वो अक्सर घर में चलते चलते अपने आप गिर जाता था। जबकि नानी ने जो 3 साल पूरा रखा था वो हवा की तरह उड़ता था, भागता था, डोलता था, कंधे पे बैठता था, घोड़ा बनता था, साइकिल भी चलाने लगा था। उन्होंने अपने बचाव में एक पूरी कहानी पेश की। उनका कहना था कि 12 मार्च को शाम अर्नो ने बाथरूम में उल्टी कर दी थी और जब रागिनी वहाँ सफाई कर रही थी तभी वो फिसल कर गिर गया। उनका ये भी तर्क था कि क्योंकि रागिनी एक सौतेली माँ, इसलिए समाज और ननिहाल वाले हमेशा उस पर शक कर रहे हैं। उन्हें गंदी नज़र से देखते उसी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। ये सब पुरानी चोटें हैं। मतलब उनका कहना है कि चोटें सब ननिहाल से आई हैं, जबकि ननिहाल पूरा उसको अपना पुतला आंखों का बना के रखता था। जहाँ पे रागिनी नहीं रो रही थी, भीषम खरबंदा नहीं रो रहे थे, वहाँ पे नानी रो रो के बुरा हाल था। जैसे लग रहा था नानी का ही वो बच्चा है। मौसी रो रही थी, मामा, और ना तो दादी रो रही थी, ना तो रागिनी रो रही थी, ना तो भीषम रो रहा था। कोई भी वहाँ पे रो नहीं रहा था। इससे लोगों को और गहरा शंके ने घेर लिया और लोगों ने रागिनी को उठा करके, बताना चाहूँगी, आप ऐसी वीडियो भी पड़ी है, दैनिक भास्कर पे देख सकते हो, पड़ोसियों ने रागिनी को खींच करके इतना मारा, तब जा करके पुलिस वालों ने उसको गाड़ी में बिठा करके अंदर बाहर लेके गए हैं। बताया जाता है कि इनको बताया कि चोट लग गई, लेकिन पुलिस अब किसी भी मनगढ़ंत कहानी पर यकीन करने वाली नहीं है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। चीख चीख करके बता रही है, सच्चाई बयां कर रही है। कोई भी बच्चा नहीं है आज की डेट में सीढ़ियों से गिरकर फिसल करके अपने शरीर पर इतने अलग अलग तरह के घाव नहीं बनाएगा। अगले ही 13 मार्च को नानी सुधा कश्यप की शिकायत पर चौकी थाने में भीषम रागिनी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होता है। पुलिस ने अपनी तफ्तीश तेज कर दी है। जब जांच टीम ने उस घर की बारीकी से तलाशी ली तो वहां से उन्हें रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली कई चीजें मिली, बरामद हुई, जिन्हें देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि उनका इस्तेमाल उस मासूम के मन को खौफ पैदा करने के लिए किया जाता था। 14 मार्च को 2026 के दिन लखनऊ के उस मोहल्ले में एक अजीब सी हलचल लेकर आया। पुलिस को खबर मिली थी कि दोनों आरोपी शहर से बाहर भागने की फिराक में है। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए दोनों को नेहरू युवा केंद्र के पास से धर दबोचा है। लेकिन जैसे ही मोहल्ले वालों को ये भनक लगी, मोहल्ले वाले ने उस मासूम के हत्यारे को पकड़ करके बहुत पीटा है। एक कहते हैं समाज शांत था। कब तक? जब तक समाज को कुछ नहीं पता था। आज समाज का गुस्सा सातवें आसमान में था। शायद ये गुस्सा पहले भी सातवें आसमान में होता तो बच्चा बच जाता, लेकिन समाज को क्या लेना देना। लोगों के दिलों में इतना गहरा आक्रोश क्यों था? क्योंकि वो बहुत छोटा बच्चा था, बचपन से माँ को तरस रहा था।
पुलिस की मौजूदगी में अपना गुस्सा जाहिर किया। पड़ोस के लोगों ने, बेकाबू हुए लोगों ने बहुत ज़्यादा मशक्क़त से आरोपियों को छुड़ाया गया, सुरक्षित निकाला गया, जेल के सलाखों के पीछे ठूसा गया। कानूनी कार्रवाई चल रही है। अर्नव अब कभी लौट कर नहीं आएगा, उसकी कहानी हमेशा के लिए बंद हो चुकी है। बड़ा चुभता था सबको, अर्नव बड़ा बुरा लगता था सबको। अब तुम जाओ जेल में, और अब अर्नव चला गया है ऊपर, अब नहीं कोई तुम्हारा हिस्सा लेगा।